हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और उसमें भी क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर से। क्या है वो आपका चैप्टर? सॉलिड स्टेट। अब देखिए, सॉलिड स्टेट आपने 9, 10th या उसके पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है ना। बेसिकली सॉलिड स्टेट का क्या मतलब है? आपने अब तक पढ़ा हुआ था डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कहने का मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोजीशन क्या होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हमें डिटेल में पढ़नी है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब इसमें यूनिट सेल है, यूनिट सेल के रिगार्डिंग आगे फर्दर किस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, लैटिस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसमें थोड़ा सा इमेजिन भी करना आना चाहिए। जैसे कि सपोज क्यूब है, क्यूब आपको इमेजिन करना आना चाहिए। अगर मैं कहूँगी कि क्यूब में एटम्स प्रेजेंट हैं, सो वो आपको थोड़ी सी अपनी कह सकते हैं कि सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन की। स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले तो देखिए सॉलिड स्टेट हमारी किस तरह से डिफर करती है लिक्विड्स या गैसेस से। हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड्स में एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड्स या गैसेस की, तो उसमें रिजिडिटी नहीं होती, उसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी का मतलब कि जो भी वो चीज़ है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइडिटी का भी वही मतलब है लिक्विड्स या गैसेस के लिए। उसका क्या मतलब है, दे कैन फ्लो। अब ये दे कैन का मतलब क्या है, यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली पार्टिकल्स की, कि लिक्विड या गैसेस स्टेट में जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये फ्लो नहीं कर सकते, कांट फ्लो, है ना। उसका रीज़न क्या है, रिजिडिटी का मतलब फिक्स पोजीशंस है ना। पार्टिकल्स आपके फिक्स पोजीशंस पे हैं, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ, पार्टिकल्स एट फिक्स पोजीशन दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट। अपनी वो पोजीशन पे खाली वाइब्रेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। कॉमा कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक। सो ये तो थी बेसिक चीज़। फ्लूइडिटी वाले फ्लो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर है। तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली कि सॉलिड एक मैटर का वो पार्ट है, वो टाइप है जिसकी की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है एंड रिजिडिटी होती है, यही कह सकते हैं ना। बट फिर बात आती है कि सब्सटेंसेस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि वो सॉलिड्स की तरह ही एग्जिस्ट करेंगे या फ्लूइडिटी नहीं शो करेंगे, है ना, पार्टिकल्स पास होंगे या दूर होंगे। सो इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक्चुअली दो फोर्सेस हैं जिनका बैलेंस हमें ये बताता है कि वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं। कौन सी हैं वो दो फोर्सेस, देखिए। एक है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, नाम से ही पता लग रहा है। इंटर मीन्स इन बिटवीन, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। जिस भी स्टेट के बारे में आप बात कर रहे हो उसके लिए आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्ड यूज कर सकते हो। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की। और दूसरी फोर्स है थर्मल एनर्जी, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि दोनों का बैलेंस किस हिसाब से है, क्या है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को पास पास रखती हैं, है ना। पास पास रखेंगी तो आपका जो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट सा रहेगा, राइट, मतलब कि सॉलिड जैसा। थर्मल एनर्जी क्या है कि ये उस टाइप की फोर्स है कि अगर सपोज एनर्जी है, थर्मल एनर्जी मतलब एक तरह से हीट एनर्जी। अगर पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी रहेगी तो वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो इन दोनों का बैलेंस कि कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी कौन सी कम, उसकी वजह से ही सॉलिड की फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो अगर हम कहें वाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द यू कैन से बैलेंस बिटवीन द टू अपोजिंग फोर्सेज। हुई ना अपोजिंग फोर्सेज दोनों, एक आपकी मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को बाइंड कर रहा है, एक उनको दूर दूर कर रहा है। तो अगर हम कंसीडर करें कि टेम्परेचर कम है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर क्या होगा, एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी तो कम होगी। इसको मैं TE लिख देती हूँ, या चलिए पूरे लिख देती हूँ। थर्मल एनर्जी कम होगी और पार्टिकल्स आपके थर्मल एनर्जी, इसका इस साइन का मतलब होता है डिक्रीज या लेस,
ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं हम। थर्मल एनर्जी कम होगी लेकिन उसी टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो पार्टिकल्स के लिए एक तरह से प्लस पॉइंट है कि वो पास पास रह सकते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं है कि वो दूर जाएं। सो एट दैट स्टेट जो भी वो आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस के बैलेंस से हमें पता लगा कि सब्सटेंस कब सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा। अब करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, सॉलिड स्टेट की। जो आप अब तक पढ़ते आए हैं सेम वही हैं, एक आधी चीज़ें शायद थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होंगी। चलिए करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सो क्या है प्रॉपर्टीज इसकी, मेनली एक एक करके हम लेंगे एंड ऑलमोस्ट सब आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहले तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या आप पार्टिकल्स की बात कर सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी कैसी हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, तभी हमारे पार्टिकल्स बाउंड हैं, आसपास हैं, मूव नहीं कर रहे हैं दूर दूर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट, फाइन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, है ना। ऑब्वियसली फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लीस्ट कह सकते हो। लीस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लिक्विड्स और गैसेस को कंपेयर अगर साथ में कर लें, नेचुरली हम डिस्कस उन्हीं का कर रहे थे इस वजह से, ठीक है। फोर्सेस हो गई और डिस्टेंस हो गया। अब पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ चुके हो, या ओवरऑल आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट की क्या पढ़ते आए हो, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, फाइन। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जो आपने अभी हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी, पोजेस रिजिडिटी, है ना। और बाकी सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, बहुत डेंस होते हैं, है ना। सो एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी हाई डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या है, आप उनको दबा नहीं सकते। कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना। अब आप कोई सॉलिड चीज अगर लो, उसको दबाना चाहो तो आप दबा नहीं सकते, इसीलिए इनकम्प्रेसिबल, ठीक। ये हो गई हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब आती हैं इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या है, देखिए दो तरह के मेनली आपके सॉलिड्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। नाम आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने घर में चीनी के दाने देखे हैं, मिश्री के दाने, ठीक है, या नमक पिसा हुआ नहीं, दूसरा जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में आता है, तो दैट इज ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और अगर आप वैसे बारीक भी देखो, उसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ना। नमक को आप देखोगे, चीनी तो चलो उसकी पार्टिकल्स बड़े होते हैं, बट नमक के भी अगर आप देखो बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, राइट। तो ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पार्ट है, उसमें आएंगे, कंसीडर होंगे। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब है जिसका पाउडरी फॉर्म हो, ठीक है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को डिटेल में पढ़ना है। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। पहले करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे आप कि एक सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कब कह सकते हैं, अगर उसके पार्टिकल्स, क्रिस्टल में आपको क्या पता है फिक्स पोजीशंस होती है ना, तो अगर उसके पार्टिकल्स फिक्स पोजीशंस में प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट फिक्स्ड है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, मतलब एक रेगुलरिटी है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, तो वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखिए, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी एज क्रिस्टलाइन इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे कि वो बना है ना, if its constituent particles are arranged in a definite geometric pattern। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसका डिफरेंस मेनली ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस का। आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3D स्पेस। और कैसे अरेंज हो, सो दैट
शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों। अब ये शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज क्या है, मतलब क्या, देखिए जैसे सपोज कीजिए एक छोटा क्यूब आपने लिया, उसी तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे क्यूब्स को अगर हम जोड़ दें तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा ना। तो जो पैटर्न आपको उस छोटे क्यूब में नज़र आ रहा है वही रिपीट होता जाएगा एंड पूरा बड़ा क्रिस्टल या बड़ा क्यूब बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका शॉर्ट रेंज, जो खाली उस छोटे क्यूब तक लिमिटेड थे पार्टिकल्स, वहीं पे फिक्स थे अपनी अपनी पोजीशन पे, जो कॉर्नर पे है वो कॉर्नर पे ही, ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट, जो भी पोजीशन है। ठीक है, और यही चीज़ जब आपकी रिपीट होती गई पूरे क्यूब में जब नज़र आ रही है, वो क्या हो गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब वो जो अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का वो फिक्स्ड है, कुछ दूरी तक भी और बहुत दूरी तक भी। शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज का मतलब ही यही है कि कुछ दूरी तक आपको वही पार्टिकल्स उसी तरह से नजर आएंगे, अगर ऑल्टरनेट हैं तो ऑल्टरनेट, या लगातार हैं तो लगातार। अगर आप दूर जाके या किसी उसी क्रिस्टल का बड़ा फॉर्म भी देखोगे तो भी वहाँ आपको सेम ऑर्डर नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ऐड कर सकते हैं, सो दैट देयर इज शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक, दोनों होगा। एग्जाम्पल इसका हम क्या ले लेंगे, क्वार्ट्स, यहां लिख दे रही हूं मैं, क्वार्ट्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, देखिए एमॉर्फस। एमॉर्फस में इसका उल्टा हो जाएगा। जब मैं बात कर रही हूँ पाउडरी सॉलिड्स की या पाउडर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ, इसका मतलब वहां पे क्या है, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी एमॉर्फस इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, या ये कह सकते हैं कि चेंज है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नो डाउट कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि उस जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसा हो सकते हैं कि थोड़ा पैटर्न में अरेंज्ड हो, है ना। यहाँ पे देखिए हमने कह दिया कि नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब नो रेगुलर पैटर्न, नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, बट देयर कैन बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर अगर कहीं है तो जितनी दूरी तक वो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस, रेंज यहाँ डिस्टेंस को लेके है, जितनी दूरी तक उस एमॉर्फस सॉलिड में वो एक प्रॉपर पैटर्न नज़र आ रहा है या जितना वो पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइट्स। उसके लिए वर्ड है क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइट्स। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स शो अ बिट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं समझा देती हूँ दोबारा, कि जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है एमॉर्फस सॉलिड में, जहाँ हमें लग रहा है कि पार्टिकल्स पैटर्न में थोड़े अरेंज हैं, तो वो हिस्सा हमारा एमॉर्फस सॉलिड का, वो खाली वो हिस्सा, सारा नहीं, वो हिस्सा एमॉर्फस सॉलिड का हमारा कहलाएगा क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्स था, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्स ग्लास। ठीक, अब इसी का आपको मैं ये कह सकती हूँ कि डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे जिन घरों में आपने देखा होगा पुराने शीशे लगे हैं, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग्स के शीशे हैं, वो आपने देखा होगा थोड़े थोड़े मिल्की से हो जाते हैं। अगर काफ़ी साल बाद देखो आप, स्टार्टिंग में नए में नहीं, काफ़ी साल बाद, एक तो थोड़े मिल्की जैसे धुंधले जैसे हो जाते हैं, दूसरा ये कि उनकी नीचे साइड, पूरा शीशा जैसे लगा है जो आपका लगा, वो नीचे की साइड से थोड़ा थिक हो जाता है। उसका कारण क्या है कि वो सब आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होते। अगर क्रिस्टलाइन होते तो पार्टिकल्स फिक्स रहते, वो फ्लो नहीं करते, है ना। एमॉर्फस वाले का रीज़न ही यही है कि वो कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल्स अपनी रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, हल्की फ्लूइडिटी शो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स पोजीशन नहीं है। उसकी वजह से वो बॉटम में पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे अगर इकट्ठे होते जाएंगे तो नेचुरली वो पार्ट आपका थिक हो जाएगा। ठीक, ये कंसेप्चुअल पूछा जाता है कभी कभी कि वाई डू ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लासेस आर मिल्कियर एंड थिकर एट द बॉटम। ठीक है, मिल्कियर मतलब धुंधला जैसा, तो दोनों का सेम रीज़न ही है कि एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के कारण वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, है ना।
क्या है, एक ये और कूलिंग कर्व्स, ये दो प्रॉपर्टी इन दोनों के केसेस में अलग अलग पढ़ने के बाद हम इसका करेंगे डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 पॉइंट्स दोनों के हैं, वो हमें प्रॉपरली आने चाहिए आपके पास, अगर एग्जाम में आए तो आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करके आंसर लिख सकें। सो ओल्ड बिल्डिंग के जो ग्लासेस हैं वो थिकर का रीज़न तो हो गया कि अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और यस, मिल्की वाले का रीज़न थोड़ा मिक्सअप हो गया। मिल्की वाले का रीज़न देखिए क्या होगा कि एनीलिंग एक प्रोसेस होता है, मैं वर्ड बता देती हूँ। एनीलिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। एनीलिंग क्या होता है, अब वो जो शीशे हैं धूप में हैं, फिर रात में हैं, डे एंड नाइट, कभी गर्म कभी ठंडा, बार बार चल रहा है ना कॉन्टिन्यूस, तो हीटिंग एंड कूलिंग उसकी बार बार ऑल्टरनेट होती जा रही है। वो एक्चुअली बेसिकली एक प्रोसेस हो गया एनीलिंग। उस प्रोसेस के कारण वो जो आपका ग्लास था उसमें था तो एमॉर्फस वाला, लेकिन उसके अंदर क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, तो यानी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको जब आंसर लिखना होगा तो आप यही लिखेंगे, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ दैट ग्लास फॉर ईयर्स एनीलिंग प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है उस कांच में। क्रिस्टलाइन नेचर आने के कारण मिल्कीनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये दो हमारे कॉन्सेप्चुअल्स हो गए। अब हमने कहा था कि हम करेंगे प्रॉपर्टी। क्या है वो प्रॉपर्टी? आइसोट्रॉपी, ठीक, एंड एनाइसोट्रॉपी। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए सेम, ठीक है, इसका मतलब होता है सेम, और एनाइसो का मतलब हो गया ऑब्वियसली इसका उल्टा डिफरेंट, ठीक है। तो क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ डिफरेंट? कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मैं मेंशन कर दे रही हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस तरह की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमारे उस सॉलिड में सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? आइसोट्रॉपी, और आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होंगे वो, एंड ये होता है बेसिकली एमॉर्फस के केस में, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज, दे आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सो एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। एंड ये प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये प्रॉपर्टीज सेम होना इन ऑल द डायरेक्शंस में, उसे हम कहेंगे आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी किसके लिए होगा फिर? ऑब्वियसली ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन के लिए, है ना, उसका अपोजिट ही हो गया। क्रिस्टलाइन में देखिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसका कारण क्या है समझिए, देखिए एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमारे एटम्स फिक्स्ड हैं, है ना, एक के बाद दूसरा एटम जो आना है वही आएगा, ऑल्टरनेट है। आप उसको अगर सपोज करो हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब हमने छोटे छोटे जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा क्यूब बनाया, तो आप अप साइड ऊपर की साइड जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, फ्रंट में बैक में, कई जगह डायरेक्शन में जा सकते हो। उन सब डायरेक्शंस में एटम्स की अपनी अपनी पोजीशन तो फिक्स थी, तो डेफिनेटली आपका अगर एक ही जैसा एटम सब जगह आ रहा है, जैसे कि एमॉर्फस में, वहाँ तो आपकी मिक्सिंग रहेगी प्रॉपर्टीज़ की, एक जैसी प्रॉपर्टी लगेगी, इसीलिए वो सेम है इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो कि वो फॉलो करता है ना, सारे पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं। तो इस वजह से यहाँ प्रॉपर्टी क्या हो गई? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एंड ये सारे जो आपके इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फाइन, सो ये हो गया हमारा आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। अब देखिए उसके बाद अगली बात आती है कूलिंग कर्व्स की। कूलिंग कर्व्स का मतलब क्या है कि आपने एक बार एमॉर्फस सॉलिड लिया, एक बार क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसको ठंडा करके देखा। जब हम एमॉर्फस सॉलिड को ठंडा करते हैं वो बहुत स्मूथली ठंडा होता है, कहने का मतलब है उसका कर्व बहुत स्मूथ आता है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड को जब भी हम कूलिंग उसकी करवाते हैं तो उसका कर्व स्मूथ आता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन में देखिए कैसा आता है, ऐसा 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 ब्रेक्स में आया, ठीक है। पहले लिक्विड था आपका, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई, फिर सॉलिडिफिकेशन स्टॉप हुई और कन्वर्ट हुआ गैसियस स्टेट में, है ना। मतलब अगर आप ओवरऑल पूरा प्रोसेस चेक करें तो ये ब्रेक्स आ रहे हैं क्योंकि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने में टाइम लगेगा, है ना, उसका कर्व स्मूथ नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कूलिंग कर्व एमॉर्फस का आपका स्मूथ है, उसका स्मूथ नहीं है, इट अकर्स इन स्टेप्स। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये क्रिस्टलाइन में है कि क्रिस्टलाइन को कहा जाता है, देखिए ट्रू सॉलिड्स,
कि ये एक्चुअल सॉलिड्स हैं, और एमॉर्फस को कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, स्यूडो वर्ड का देखिए क्या मतलब होता है, फॉल्स। स्यूडो सॉलिड्स मीन्स फॉल्स सॉलिड्स, है ना। सो ये सारी थी हमारी प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो हमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की पता करनी थी, पढ़नी थी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, जिसमें और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्ट है, उनमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है। सो मूव ऑन करते हैं इसके डिफरेंस पे। सो डिफरेंस देखिए, क्रिस्टलाइन में हमें पता है क्या है, रेगुलर पैटर्न है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इरेगुलर है, कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर सिर्फ प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स। देन इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है, यानी प्रॉपर फिक्स शेप, यहाँ इरेगुलर शेप। ठीक, फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, नेचुरली शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि पूरा एक पैटर्न है, राइट। तो और उसकी पार्टिकल्स भी उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पे मेल्टिंग की पूरी एक रेंज है, सो इट मीन्स दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स पॉइंट है कि आपको बता दिया 121 तो उसी पे मेल्ट कर जाएगा, नो, वो ग्रेजुअली मेल्ट करेगा। देन या एनाइसोट्रॉपिक हमने पढ़ लिया था, और ये आइसोट्रॉपिक, है ना। उसके बाद क्लीन क्लीवेज, मतलब कि अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे तो क्लीन आएगा, यहाँ पे इरेगुलर कट आएगा। एमॉर्फस के केस में इरेगुलर कट है। फिर इसके स्मूथ कूलिंग कर्व्स नहीं है, हमने देखे थे, है ना, ब्रेक्स आ रहे थे, यहाँ पे आपके स्मूथ कूलिंग कर्व्स हैं। तो इन टोटल हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स हैं और एमॉर्फस फॉल्स सॉलिड्स। और लास्ट पॉइंट एक आपका एग्जाम्पल का हो जाएगा। सो ये आपका पूरा इक्वेशन रेडी हो गया, जिसमें आपने 8 पॉइंट्स दोनों के लिख लिए। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, 3 मार्क्स का भी, तो आप ऑलरेडी लिख सकते हैं अच्छे से। दूसरी चीज़ ये, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उसके डबल पॉइंट्स लिखा करो, कोशिश ये किया करो। फाइन, अब ये तो था आपका क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डिफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है क्रिस्टलाइन के फर्दर टाइप्स हैं, है ना। वो फर्दर हमें सारे टाइप्स डिटेल में डिस्कस करने हैं कि उनकी बाइंडिंग फोर्सेस क्या हैं, उनमें कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, पार्टिकल्स, एग्जाम्पल, कई सारी प्रॉपर्टीज। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। देन कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। इसी तरह से आपके 4 पार्ट्स हैं। मैंने अभी यहाँ पे पहले 2 पार्ट्स डिस्कस करने हैं, ये मैं डिटेल में कर लेती हूँ, फिर 2 पार्ट्स हम फिर करते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहला है आयनिक सॉलिड्स। नाम से पता लग रहा है आयनिक मतलब कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके क्या होंगे, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से ये इस टाइप का सॉलिड बना होगा। फिर है इसमें बाइंडिंग फोर्स, जहां भी आयंस है वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्सेस हैं, ठीक है। इसी फोर्सेस के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं आयनिक सॉलिड्स के, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल NaCl, MgO, ये सब एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। फिजिकल नेचर है हार्ड एंड ब्रिटल। जब फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका जो भी पार्टिकल है, मटेरियल है, वो हार्ड होता है। तो ये आयनिक सॉलिड इसी वजह से हार्ड है क्योंकि उसमें स्ट्रांग फोर्सेस हैं। लेकिन ब्रिटल का मतलब क्या है कि आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कांच है, कांच भी हम नहीं कह सकते, कांच भी आपको दूसरे टाइप का है। आयनिक सॉलिड आपका ऐसा होता है कि ब्रिटल वर्ड मेनली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो अचानक से टूटे, ठीक है। हार्ड है नो डाउट, बट ब्रिटल भी है। फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में देखिए इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इनके पास, आयनिक सॉलिड्स के पास कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो कंडक्शन नहीं करते हैं, देयरफॉर इंसुलेटर्स। लेकिन मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन की जब आप स्टेट लोगे, वहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, फ्री हैं। सो कंडक्टिविटी शो करेंगे, दे विल बिहेव एज कंडक्टर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हो गई हमारी पूरी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से पता लग रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इसके आगे 3 टाइप्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। अब एक एक करके करते हैं ये भी। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से पता लग रहा है नॉन पोलर, जिसमें पोल्स नहीं क्रिएट होंगे। पोल्स का क्रिएट होने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कोई आप एटम ले रहे हो या फिर आप कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो, पोलर वो कब होगा, जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पोल तो किसी और चीज़ का तो होगा ही नहीं। मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके 2 अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाएं, डाईपोल क्रिएट हो जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका थोड़ा सा
चाहे पार्शियल भी हो, सेपरेट आउट हो रहा हो, वो आपका डाइपोल है वहाँ पे, या पोलर नेचर है, ठीक है। सो नॉन पोलर में कौन से आ जाएंगे, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, स्टेबल होती है, उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए इस सॉलिड के। फोर्सेस कौन सी होंगी, वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज क्या है, सपोज कीजिए मैं 2 हीलियम का एटम लेती हूँ, ठीक है। हीलियम के पास आपको पता है 2 एटॉमिक नंबर है उसका, 4 मास नंबर है। 2 एटॉमिक नंबर मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 हीलियम एटम अगर पास पास हैं तो ऐसी कभी स्टेज आ सकती है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक हीलियम एटम के हैं और दूसरे वाले के, उनमें थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं। कैसे, एक का कुछ टाइम के लिए मोमेंट्री डाइपोल क्रिएट हो गया, मोमेंट्री डाइपोल मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और दूसरे को वो इंड्यूस करेगा, पोलर नेचर दूसरे में वो क्रिएट करना चाहेगा। एक का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हल्का हल्का सेपरेट आउट हो रहा है तो अपने साथ वाले एटम पे भी करने की कोशिश कर सकता है। दैट इज एक्चुअली, एक जगह मोमेंट्री डाइपोल हुआ, दूसरी जगह इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब आपने उसमें ज़बरदस्ती पोलैरिटी क्रिएट करवाई है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग करवाया है। तो उसके बीच में जो फोर्सेज होती है वो होती है वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। ये आपने +1 क्लास के जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर एग्जाम्पल हो गया आर्गन, H2, मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है लेकिन वो पोलैरिटी उसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 आता है। देन सॉफ्ट ड्यू टू वीक फोर्सेज, फाइन। सॉफ्ट मैंने बताया था अगर जहाँ फोर्सेज वीक होंगी वो सॉफ्ट नेचर का होगा। इंसुलेटर, क्योंकि कोई फ्री आयंस नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट आपका वेरी लो, क्योंकि आपके फोर्सेज बहुत लो हैं। ये आपका हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसका जो आपने ऊपर पढ़ा है उसका अपोजिट जैसा हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एग्जाम्पल डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, है ना। HCl SO2, ये आपको पता है इसमें पोलर नेचर है। HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा तो डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। SO2 आप सोच रहे होंगे कि SO2 दोनों S के अपोजिट ऑक्सीजन, बट इसका स्ट्रक्चर बेंड शेप होता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होता। जैसे CO2 का स्ट्रक्चर है ना लीनियर, वो नहीं होता। अगर लीनियर होता तो डाइपोल नहीं आना था। फिर सॉफ्ट होता है इसका फिजिकल नेचर, इंसुलेटर है ये भी, और मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन इससे ज़्यादा है पोलर वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नॉन पोलर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, ठीक। लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो किसी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो हमने ये लिखा हाइड्रोजन लिंक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद फोर्सेज नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। देन वाटर, एमोनिया, एग्जाम्पल आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, सॉफ्ट हो गई होगा फिजिकल नेचर, वीक फोर्सेज हैं। इंसुलेटर ये भी सेम रहेगा। लो की जगह हम यहाँ पे ये कहना चाहिए कि इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, क्योंकि इसका देखिए ना वेरी लो लो लो, इसका मतलब अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो खाली इन तीनों के कंपैरिजन की, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही आएगा। आपको पता है जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गई हमारी। यहाँ पे हमने बीच में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आया वो डिस्कस किया, और कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी। बाकी आयनिक सॉलिड्स में और भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज कर आयनिक सॉलिड्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक अलग चीज़ है, बट मेन जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे सॉलिड्स की कंपैरेटिव जो हमें स्टडी करनी थी, वो मैंने यहाँ फर्स्ट 2 टाइप्स का कंप्लीट कर दिया। अब हम करते हैं रिमेनिंग 2 टाइप्स, ठीक। थर्ड टाइप है हमारी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नाम से पता लग रहा है जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हो। नेटवर्क क्यों, एक्चुअली कि इसमें जो मॉलिक्यूल आपके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से आगे जुड़ते जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो एक 3D नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके एटम्स होंगे। कोवलेंट बॉन्ड ऑब्वियसली बाइंडिंग फोर्स जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक। ये भी हमें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में +1 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल कार्बन डायमंड की फॉर्म में, है ना, जो है आपका एलोट्रोप, और SiO2, ठीक, सिलिका। देन फिजिकल नेचर है वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि उसका पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर है कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। फिर इंसुलेटर्स की तरह ये बिहेव करेंगे। इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बताती हूँ जैसे कोवलेंट सॉलिड हम कंप्लीट करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। अब एक्सेप्शन क्या है, वो है देखिए ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात क्या है, ये गुड कंडक्टर है। उसका रीज़न क्या है, डायमंड का तो आपका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आपको पता है चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट के केस में इस तरह से हेक्सागन है, ए ऐसे, ठीक है। तो एक लेयर जैसे सपोज कीजिए, आप इसको इमेजिन कीजिए, ये एक प्लेनर लेयर है, इसी के नीचे एक और ऐसी लेयर, इसी के नीचे एक और ऐसी लेयर। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन आगे 3 के साथ ही जुड़ा है, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री है, इट कैन मूव, जिसकी वजह से कंडक्शन होती है। और इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक जो ये आपको 3 दिख रहे हैं, सपोज कीजिए एक लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर, एक और लेयर, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। सो ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, सॉफ्ट होता है एंड कंडक्टर है। तो ये एक तरह से हुआ एक्सेप्शन कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में, ठीक। फिर हमारा लास्ट जो टाइप है वो है मेटालिक सॉलिड्स, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज कीजिए इस तरह से है ना, ये पॉजिटिव आयंस तो हैं, ये अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड अरेंज्ड, ठीक। इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव आयंस क्या कहलाते हैं, कर्नल्स, KERNELS, कर्नल्स कहलाते हैं, ठीक। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए पॉजिटिव आयंस यानी कि कर्नल्स इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फोर्सेस मेटेलिक बॉन्डिंग ही होगी नेचुरली। मेटल्स एंड एलॉयज जितने हैं सब इसके एग्जाम्पल। देन अब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो हार्ड इन नेचर होगा, है ना। लेकिन कंडक्टर ये सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में है, क्योंकि आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, दैट्स वाई। एंड वेरी वेरी हाई इसका है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। बाकी हाँ, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, मतलब आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आप मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो ना, वही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है, मेटालिक सॉलिड्स, राइट। और बाकी आयनिक सॉलिड्स जो हमने किए थे उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट का। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। पोलर आपका सब्सटेंस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा नेचुरली। पोलर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाटर पोलर सॉल्वेंट है ना, इथेनॉल पोलर सॉल्वेंट है, तो ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेंजीन की, है ना, बेंजीन आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो और वाटर मिक्सिंग नहीं करेंगे, ठीक। सो ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। और जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि ऑलमोस्ट वो सारे वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो हमने ओवरऑल सारा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स किया। पहले हमने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस किया था, फिर क्रिस्टलाइन के भी चारों पार्ट कर लिए। सो यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट होता है। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इसी के आगे टॉपिक्स को लेके। सो आप कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड यहाँ तक का ऑलमोस्ट सारा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक इससे करेक्टिंग तो नहीं होगा, बट येस बेसिक्स पता होने चाहिए।